अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। लेक्चर बना के अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग रिस्पॉन्ड तो करते नहीं। आज भी अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, पता नहीं मुझे रिस्पॉन्स कब मिलेगा। अब फिर क्विज़ ले लूँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को। अभी नेक्स्ट वीक क्विज़ लेता हूँ, फिर मैं ज़्यादा फिर फोर्स्ड रिस्पॉन्स आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा। एनीवेज़, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूँ किया था कि हमने आरी ट्रांजिस्टर मॉडल बनाना सीखा था। आप लोगों को याद होगा ये चीज़ हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम। और कॉमन बेस के केस में आपने यहाँ पे ये चीज़ देखा था कि जो इसकी स्लोप है ना वो तकरीबन ज़ीरो होती है। तो देयरफॉर इधर आप जो आर आउट है इसको डायरेक्टली इन्फिनिटी कह देते हैं। जबकि कॉमन एमीटर के अंदर ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। तो ये जो स्लोप होती है ना ये एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होती। तो देयरफॉर कॉमन एमिटर के केस में यहाँ पे आप एक आर आउट लगाते हैं। कुछ इस तरह से इसकी शक्ल नज़र आती है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये जो फिगर है ना ये कहीं पे अपने पेज पे साइड पे बना लें वीडियो पॉज करके। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल कराने लगा हूँ। एग्जांपल नहीं, मतलब इसका जो प्रूफ है सॉर्ट ऑफ या डेरिवेशन है वो कराने लगा हूँ। हम ऐसा करते हैं, एक हम फिक्स्ड बाइस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो सर्किट हम पहले करते आ रहे हैं कॉमन एमीटर के, पिछले हमने इसका डीसी एनालिसिस भी किया था। हमने डीसी एनालिसिस अगर आपको याद हो फिक्स्ड बाइस का, एमीटर बाइस का और वोल्टेज डिवाइडर बाइस का किया था, तो उसको रिकॉल आप कर लें। इस तरह का आपके पास सर्किट होता है फिक्स्ड बाइस। ओके, तो हमने डीसी एनालिसिस के वक्त क्या किया था, हमने ये जो कैपेसिटर्स थे ना इसको कर दिया था ओपन। ओके, आप लोगों को याद होगा डीसी एनालिसिस के अंदर। एसी एनालिसिस के अंदर हम कैपेसिटर्स को कर देते हैं शॉर्ट, ठीक। और ये जो हमारे पास जो डीसी पावर सप्लाई है इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, राइट। वंस अगेन आई रिपीट, ये जो कैपेसिटर्स हैं इसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं और ये जो हमारे पास डीसी पावर सप्लाई है इसको हम लोग ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि ये जो आर बी है, आर बी भी डायरेक्टली कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ, मतलब यहाँ पे भी ग्राउंड है इधर भी ग्राउंड है। तो इसको ऊपर की तरफ लगा दो नीचे की तरफ लगा लो, एक ही बात है। तो यहाँ से आपके पास वी आई आगे शॉर्ट सर्किट, फिर आर बी डायरेक्टली कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ। वी आई आया, इधर कैपेसिटर था वो ख़त्म हो गया, तो आर बी आपके पास डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। पेन के साथ लगा देता हूँ। ओके हो गया, तो ये भी ग्राउंड था ग्राउंड के साथ। उसके बाद आगे ट्रांजिस्टर के बाद आपके पास आर सी है वो भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, और उसके साथ ही एक ब्रांच है दूसरी जो कि आगे वी आउटपुट के साथ है, और ये कैपेसिटर इधर से शॉर्ट हो जाएगा। तो ये आगे आप देख सकते हैं ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, और इसी की ही दूसरी ब्रांच आगे आउटपुट की तरफ जा रही है, और यहाँ पे जो कैपेसिटर था वो सीधा शॉर्ट सर्किट हो गया। तो आपके पास कुछ इस तरह से डायग्राम बन गई जब आपने अपने कैपेसिटर्स को किया शॉर्ट और अपने डीसी सोर्सेज को डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि आपने ये वाला जो बीच में ट्रांजिस्टर खड़ा हुआ है ना ये भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा आपके सर्किट के स्टार्ट में, और ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा। बीच में जहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर है इधर आपने इम्बेड कर देना है इसको, जो भी मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, ये वाला। ओके, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वो डाल दिया तो अब आपके पास कुछ इस तरह का सर्किट बन गया। ओके हो गया। अब ऐसा करो, इस सर्किट को ना कहीं पे अपने पास ड्रॉ कर लो। अभी हम इसके साथ ना थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं इसी सर्किट के साथ। तो हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है? जेड आई इनपुट इम्पीडेंस, जेड आउट आउटपुट इम्पीडेंस, वोल्टेज गेन और करंट गेन। करंट गेन यहाँ पे नहीं है, मैंने रजिस्टर पे लिखा हुआ है, ये मैं आपको करा देता हूँ।
तो सबसे पहले तो इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है ना ZI, वो हम देखते हैं। तो आप अपने सर्किट को देखें, इनपुट ये है, इनपुट पे आगे क्या क्या रेजिस्टेंस है RB और पैरेलल है बीटा इंटू RE के साथ। यहाँ पे बीटा RE क्यों होता है ये हम लोग पिछले लेक्चर में इस चीज़ को समझ चुके हैं। इस लेक्चर में हमने डायरेक्टली जहाँ पे ट्रांजिस्टर है उधर इसका RE इक्वलेंट मॉडल यहाँ पे लगा दिया। ये बीटा RE क्यों है ये हम पिछले लेक्चर में यहाँ पे समझ चुके हैं। तो ZI क्या है, RB पैरेलल टू बीटा RE। तो मेरी जो इनपुट इम्पीडेंस थी वो बात हो गई क्लियर। अब आगे फिर हम एजम्पशन ये ज़रूर लगा सकते हैं कभी कभी कि भाई जो RB होता है ना इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, 10 टाइम बीटा RE से भी ज़्यादा होती है, और पैरेलल कम्बिनेशन में आपको पता है जो कम रेजिस्टेंस होती है वो डोमिनेट करती है हमेशा। तो ZI को मैं अप्रॉक्सीमेटली बीटा RE के इक्वल कह सकता हूँ, राइट। तो फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास जो ZI है वो इक्वलेंट होगी तकरीबन RB पैरेलल टू बीटा RE या तकरीबन बीटा RE के। ओके हो गया। अब आ जाओ ज़रा इसकी आउटपुट इम्पीडेंस यानी कि ZOUT। अब मैं आपको ब्रेक देता हूँ, आप खुद यहाँ सोच के बताएं। ये करंट सोर्स है, ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, रेजिस्टर्स हैं, राइट। तो जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो किसके बराबर होगी, सोचो बैठ के। RC और ROUT, क्या ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं? सिंपल, RC पैरेलल टू ROUT, ये क्या हो गई आपके पास आउटपुट इम्पीडेंस। तो अब अगेन वही अजम्पशन जो हम पहले से लगाते आ रहे हैं, ROUT की वैल्यू कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है। ROUT बेसिकली कॉमन बेस के केस में तो हमने इसको इन्फिनिटी लगाया हुआ था, आपको ये भी याद होगा। कॉमन इमीटर में ग्राफ चूँकि थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, देयरफॉर हम लोग कहते थे कि भाई जो 1 ओवर स्लोप है ना उसकी थोड़ी सी वैल्यू आती है, वो इन्फिनिटी नहीं होता। तो यहाँ पे ROUT बहुत ज़्यादा होती है, तो ZOUT अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू RC। ओके, ZIN किसके बराबर थी, RB पैरेलल टू बीटा RE जो कि तकरीबन बीटा RE के इक्वल है, और ZOUT किसके बराबर थी, RC पैरेलल टू ROUT जो कि तकरीबन ROUT के इक्वल है, RC के इक्वल है, सॉरी। ओके हो गया। ZIN और ZOUT ये दो चीज़ें हमें हो गई तकरीबन क्लियर। ओके, अब आते हैं ज़रा हम लोग वोल्टेज गेन की तरफ। मेरे ख्याल से मैंने इसी के ऊपर ही किया हुआ। ओके, यहीं से करा देता हूँ, एक सेकंड रुको ज़रा, एक मिनट में रजिस्टर कहाँ पे था, दूसरा यहाँ पे, हाँ। ओके बॉयज़, आपके पास जो वोल्टेज गेन होता है ना AV, वो VOUT ओवर VIN के बराबर होता है। इसी तरह जो आपके पास करंट गेन होता है AI, वो IOUT डिवाइड बाय IIN के बराबर होता है। गेन का मतलब क्या होता है कि इसने कितना गेन किया। अगर आउटपुट पे है 10 वोल्ट, इनपुट पे है 1 वोल्ट, इसका मतलब है आपका वोल्टेज गेन है वो है 10, राइट, यानी कि 10 वोल्ट्स का गेन हुआ है। इसी तरह अगर आउटपुट पे हो 20 एम्पेयर, इनपुट पे हो 2 एम्पेयर, तो करंट गेन कितना होगा 20 डिवाइड बाई 2, 10 एम्पेयर, 10 सॉरी एम्पेयर इसके ऊपर मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये 10 टाइम्स करंट बढ़ा है ना, तो ये एक फैक्टर होता है इसका। तो करंट गेन और वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, करंट गेन आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं ज़रा अपने इस सर्किट को देखो ज़रा गौर से। ये जो आउटपुट वाला पोर्शन है ना इसको देखो। अब क्या है यहाँ पे, मैं निकालना चाह रहा हूँ VOUT की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है। पैरेलल कम्बिनेशन में आपको पता है वोल्टेजेस सेम होती हैं, यानी कि जो वोल्टेज यहाँ पे है RC के अक्रॉस, वही वोल्टेज ही ROUT के अक्रॉस होगी। ओके, अच्छा जी, ये बात तो आ गई समझ। अब क्या है सिचुएशन, अब सिचुएशन ये है कि ROUT और RC आपस में दोनों पैरेलल हैं, ठीक। अगर मैं इन दोनों को पैरेलल करके एक इक्वल रेजिस्टेंस लगा दूं तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। आपका सर्किट इस तरह से बन जाएगा, ROUT और RC
ये दोनों थे पैरेलल, इन दोनों को इक्विवेलेंट करके मैंने एक रजिस्टर बना दिया, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और इसी के अक्रॉस ही मैं यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज निकालना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया? एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पर, इधर माइनस है। अच्छा जी, अब देखो ज़रा, किसी कंपोनेंट में से वोल्टेज निकालने के लिए आप ओम्स लॉ यूज़ करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना यूज़। देखो, ओम्स लॉ के बारे में ये बात तो आपको पता होगी कि ओम्स लॉ कभी भी सर्किट के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ओम्स लॉ हमेशा इंडिविजुअल कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई होता है, राइट? ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ना, ओम्स लॉ इसके ऊपर अप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पे मैं लगाऊंगा V इज इक्वल टू आई आर, राइट? ये वाला जो कंपोनेंट है इस पे लगेगा V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे वोल्टेज क्या है? V आउट। तो V आउट इज इक्वल टू इसमें से गुजरने वाला करंट मल्टीप्लाई बाय इसकी रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस तो सिंपल R आउट पैरेलल टू RC, ये बात तो समझ में आ गई। इसमें से गुजरने वाला करंट क्या है? देखो, ये करंट सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है, बीटा इंटू आई बी इस करंट की वैल्यू है। ओके, अब वोल्टेज है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि मैं यूँ इसको मतलब मेजर कर रहा हूँ, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। दैट मीन्स कि मैं इसकी डायरेक्शन करंट की यूँ एज्यूम करूँगा, लेकिन करंट की डायरेक्शन यूँ आ रही है। अगर यहाँ पे एरो उल्टा होता ना तो यहाँ पे मैं बीटा आई बी पॉजिटिव लगाता, लेकिन चूंकि इसकी डायरेक्शन उल्टी है देयरफॉर यहाँ पे मैं बीटा आई बी नेगेटिव लगा रहा हूँ। तो क्या है? आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू करंट की वैल्यू इनटू इसकी रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, करंट की वैल्यू यहाँ पे बीटा आई बी है, वो आपको पता है, वो आप पिछले लेक्चर में भी इस बात को समझ चुके हैं। लेकिन माइनस क्यों आया? क्योंकि जो हमारी डायरेक्शन है जहाँ से हम लोग अपना आउटपुट मेजर कर रहे हैं वोल्टेज, करंट की डायरेक्शन उसकी उलट है। ओके हो गया? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब हम थोड़ी सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बल्कि ये बात समझते हैं कि आई बी जो है यहाँ पे, ये वाला इनपुट के ऊपर ज़रा देखो। अब ये जो आई बी है ना इधर, यहाँ पे माइनस बीटा इंटू आई बी, इस आई बी की ना मैं वैल्यू डालना चाह रहा हूँ अंदर। याद रहे कि मैंने निकालना है वी आउट ओवर वी इन। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी तरह आई बी में से वी आई मेरे पास निकल आए कि मैं वी आउट ओवर वी आई कर दूँ, नीचे आगे जो भी वैल्यू होगी वो मेरा ज़ाहिर है, वी आउट ओवर वी इन करूँगा तो वोल्टेज गेन बन जाएगा मेरा। अब ये जो आई बी है इसको देखो, आर बी के अक्रॉस वोल्टेज क्या है? वी आई। बीटा आर ई के अक्रॉस वोल्टेज क्या है? वी आई। वी आई इधर वोल्टेज है ना, जो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, तो सोर्स वोल्टेज सॉरी, ये पैरेलल में है, तो देयरफॉर यहाँ पे भी वी आई होगी, यहाँ पर भी वी आई होगी। करंट पैरेलल में डिफरेंट होगा, यहाँ पे आई आई था, इधर कोई और करंट बना, यहाँ से आई बी गुजरा। ओके, तो इस ब्रांच को अगर मैं देखूँ, यहाँ पे वोल्टेज है वी आई, इधर से जो करंट गुजरा है वो गुजरा है आई बी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इस ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो है वी आई इज इक्वल टू आई बी इंटू बीटा आर ई। ओके, इस ब्रांच में से वी आई इज इक्वल टू आई बी इंटू बीटा आर ई, ये इस ब्रांच में से वोल्टेज है, इस ब्रांच के अक्रॉस। तो आई बी क्या हुआ? वी आई डिवाइड बाई बीटा आर ई, वही चीज़ आई बी इज इक्वल टू वी आई डिवाइड बाई बीटा आर ई। उसके बाद क्या है? इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी, वी आउट और वी आई अलग कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया? बीटा बीटा के साथ कट गया, और वही आर आउट पैरेलल टू आर सी, आर सी पैरेलल टू आर आउट, एक ही बात है, डिवाइड बाय नीचे आर ई रह जाएगा, आर ई वैसे का वैसे आ गया। अब वही एजम्पशन जो हम शुरू से लगाते आ रहे हैं, अगर आर आउट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आपके पास जो वोल्टेज गेन है वो है सिंपल माइनस आर सी ओवर आर ई, क्योंकि आर आउट जो है वो इग्नोर हो जाएगा। जब पैरेलल में होते हैं तो आपके पास जो छोटे रेजिस्टेंस होती है ना वो डोमिनेट करती है, आपका जो आंसर होता है वो बहुत कम आता है। ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको पता होगी। मतलब अगर आप 1 ओम और
500 ओम, इन दोनों को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ज़रा इधर फार्मूला लगाओ, 1 × 5 ओम डिवाइड बाई 1 + 500, तो आपकी जो इक्वल रेजिस्टेंस है ना वो आती है 500 × 1 डिवाइड बाई 501। तो ये तकरीबन कितनी बन जाएगी, 0.999999, मतलब दैट इज़ क्लोज टू 1, नॉट क्लोज टू 500। तो जब भी आपके पास पैरेलल कनेक्शन होता है ना रेजिस्टेंसेस का, तो जो आपके पास छोटी रेजिस्टेंस होती है वो डोमिनेट कर रही होती है, आपकी वैल्यू छोटी रेजिस्टेंस के ज़्यादा करीब होती है एज़ कम्पेयर टू बड़ी रेजिस्टेंस। तो अब RC जो होता है ये छोटा होता है और R आउट बहुत बड़ा होता है इससे, यानी कि उसके 10 टाइम से भी ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसी वजह से ना हम कभी कभी R आउट को इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पे RC ही रहने देते हैं। तो अब एक बात आपको समझ में आ गई कि जो इसका वोल्टेज गेन होता है ना वो होता है -RC/RE। ओके, अब आपके पास कितने फार्मूलाज आ गए, पहला आ गया ZI का, दूसरा आ गया आपके पास Z आउट का, तीसरा आ गया वोल्टेज गेन का। अब चौथा फार्मूला AI, मैं इस सर्किट का AI अब निकालना चाह रहा हूँ, करंट गेन, यानी कि आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, अब बड़ा इंटरेस्टिंग काम शुरू होने वाला है। इस जगह को देखो, इसको मैं ज़रा रीड्रॉ करता हूँ यहाँ पे इस तरह से, सही हो गया। ये करंट सोर्स है βIB, और यहाँ पे आपके पास दो ब्रांचेस हैं। ये अलग बात है, इसकी डायरेक्शन उल्टी है, लेकिन बात वही है कि इधर से यूँ करंट दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, बात वही है। तो अब ज़रा ना रिकॉल करो करंट डिवाइडर रूल, जो आपने पिछले या उससे पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट्स में या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी कोर्स था आपका। करंट डिवाइडर रूल क्या था, लेट्स से ये 5 मिली एम्प्स का करंट सोर्स है, आपके पास दो रेजिस्टेंसेज हैं RA और RB। अगर मैं IA फाइंड करना चाह रहा हूँ जो कि RA में से करंट है, तो फिर मैं क्या करूँगा, ऑपोजिट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय सप्लाई करंट डिवाइड बाय RA + RB। IA अगर निकालना चाह रहा हूँ तो ऑपोजिट रेजिस्टेंस यानी कि जो दूसरी है RB, वो मल्टीप्लाई बाय 5 मिली एम्पेयर डिवाइड बाय RA + RB। इसी तरह अगर मैं IB फाइंड करना चाह रहा हूँ तो फिर क्या है, दूसरे वाली रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट सोर्स डिवाइड बाय RA + RB, दूसरे वाली रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट सोर्स डिवाइड बाय RA + RB। IB निकालने के लिए मैं RA यूज़ करूँगा और IA निकालने के लिए मैं RB यूज़ करूँगा। ओके, ये आपके पास होता है करंट डिवाइडर रूल, राइट। अब क्या है, ये आपके पास सप्लाई करंट है, गो कि इसकी डायरेक्शन उल्टी है, लेकिन ऑल दो इट इज़ सप्लाई करंट, तो सिंपली इसको माइनस में यूज़ कर लेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका करंट, मैं I आउट निकालना चाह रहा हूँ। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, इसकी जो दूसरे वाली, इसकी जो ऑपोजिट रेजिस्टेंस है R आउट मल्टीप्लाई बाय सप्लाई करंट डिवाइड बाय R आउट + RC, राइट। तो I आउट मैं निकालना चाह रहा हूँ, I आउट इसको देखो यहाँ पे, I आउट इज इक्वल टू उल्टी रेजिस्टेंस यानी कि R आउट मल्टीप्लाई बाय सोर्स यानी कि βIB डिवाइड बाय R आउट + RC। ओके हो गया, ये आपके पास आ गया I आउट। इसमें से अब मैं यूँ कर देता हूँ, IB को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो I आउट ओवर IB मेरे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ज़रा इनपुट की तरफ चलता हूँ। यह इनपुट को देखो, ये है II, यहाँ पे कोई और करंट है, इसको बेशक RX RY जो भी IX IY जो मर्जी नाम दे दो, आपकी मर्जी। यहाँ से गुजरा है IB, मैं ये IB फाइंड करना चाह रहा हूँ, राइट। तो करंट डिवाइडर रूल के मुताबिक IB इज इक्वल टू इसकी ऑपोजिट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय इनपुट करंट यानी कि II डिवाइड बाय दोनों रेजिस्टेंसेस का सम। ऑपोजिट रेजिस्टेंस थी RB मल्टीप्लाई बाय इनपुट करंट डिवाइड बाय RB + β × RE। ओके, यहाँ से अब मैं II क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, IB ओवर II इज इक्वल टू दिस। ओके, याद रहे मैं बनाना चाह रहा हूँ I आउट डिवाइड बाय II, आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। तो मेरे पास ये दो रिलेशंस आ गए,
अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ज़रा इधर चेन रूल लगाता हूँ। ए आई इज इक्वल टू आई आउट डिवाइड बाई आई इन। समझो गौर से, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, आई आउट डिवाइड बाई आई बी मल्टीप्लाई आई बी डिवाइड बाई आई इन? लिख सकता हूँ ना, चेन रूल, सिंपल। आई बी से कटता है यहाँ पे, तो बात तो वही है, आई आउट डिवाइड बाई आई आई ही है। तो मैं क्या करता हूँ, पीछे से आई आउट डिवाइड बाई आई बी जो ये निकाला था इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। इस तरह आई बी डिवाइड बाई आई इन जो ये निकाला था इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो फिर क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरह का रिलेशनशिप बन जाएगा। फिर मैं ज़रा अजम्पशंस लगा रहा हूँ यहाँ पे कि भाई आर आउट बहुत बड़ा है आर सी से, जो कि होता है। तो यहाँ पे क्या है, इधर पैरेलल सीरीज़ वाला मसला नहीं है, इधर मसला ये है कि आप 2000 में 1 या 2 ऐड कर रहे हैं, तो ये 2001 या 2002 बनेगा, तो ये 2000 से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बात समझ में आई? इसी तरह ये जो आर बी है ये भी बहुत बड़ा होता है बीटा आर ई से, तो मैं बीटा आर ई को और आर सी को इस इक्वेशन से फारिग कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई इनकी जो है ना कोई इतनी ज़्यादा वर्थ नहीं है इस इक्वेशन के अंदर जितनी आर आउट की या आर बी की है। तो मैंने आर सी को उड़ा दिया और बीटा आर ई को उड़ा दिया, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ बहुत छोटी होती है और ये कोई इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं ला रहे मेरे सर्किट के अंदर। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, आर आउट से कट गया, आर बी से कट गया, और इसका जो करंट गेन है ना वो तकरीबन बीटा है। ओके, तकरीबन बीटा है। अच्छा जी, अब आपके पास फॉर्मूले आ चुके हैं। ये क्वेश्चन है वही फिक्स बाय सर्किट का। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर सबसे पहले आर ई फाइंड करना है, फिर जेड आई, जेड आउट, ए वी, और उसके बाद वो कह रहा है कि भाई आर आउट की जो वैल्यू है ना वो थोड़ी सी चेंज कर दो, 50 किलो ओम कर दो। उसके बाद फिर देखो कि आपके सर्किट के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। आर ई फाइंड करने के लिए आपको इसका डी सी एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आई ई चाहिए। 26 मिलीवोल्ट डिवाइड बाई आई ई आपके पास आर ई होता है। ओके, तो फिर जब आर ई आ जाएगा तो बीटा आर ई आ जाएगा, फिर जेड आई भी, जेड आउट भी, सब कुछ आ जाएगा। और आखिरी पार्ट में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आर आउट चेंज करने से वो फिर ये कहता है कि ज़रा फ़र्क बताओ कि वोल्टेज गेन के अंदर कितना कितना फ़र्क आया। तो ये कुछ इस तरह का आपका क्वेश्चन है जो इंशाल्लाह अब हम लैब्स करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद उसमें हम ये करेंगे कि ये जो आपकी रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ हैं ये चेंज करने से आपके गेन के ऊपर क्या क्या फ़र्क आ सकता है। फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में हमें एक चीज़ का पता है कि आपका जो करंट गेन है वो होता है बीटा, और आपका जो वोल्टेज गेन होता है वो होता है आर सी ओवर आर ई। यानी कि अगर मैं आर सी की वैल्यू को बढ़ा दूँ, मतलब 3 किलो ओम की बजाय 10 किलो ओम कर दूँ, तो मेरा जो वोल्टेज गेन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर मैं किसी लाउड स्पीकर का सर्किट बनाना चाह रहा हूँ, उसको फिक्स्ड बायस में मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाकर इसकी आउटपुट वोल्टेज को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकता हूँ। ओके, बाद लैब में हम इसकी और ज़्यादा भी प्रैक्टिस करेंगे आगे। आई थिंक अभी आप इसी की प्रैक्टिस करें। इसके जो एक्सरसाइज में पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक के एंड पे, और बुक के एंड पे नहीं, सॉरी, चैप्टर के एंड पे, आप उनकी प्रैक्टिस करें। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, आगे फिर इंशाल्लाह इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे, इसकी लैब भी करेंगे। और प्लीज़ मुझे प्रैक्टिस करके दिखाओ, मैं फिर आप लोगों को कुछ दूँ। थैंक यू सो मच।